उस रात मुझे बहुत ज़्यादा वड़ा पाव खाने की क्रेविंग थी। जब तक थिएटर शो ख़त्म हुआ रात के 11:30 बज चुके थे। मैं, सुरेश और दिलीप हम तीनों अभी भी बैक स्टेज खड़े थे, अपने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए। यार, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। दिलीप ने अपनी घड़ी देख के कहा, आज मेरी बीवी का बर्थडे है, मैंने प्रॉमिस किया था कि टाइम पर घर आ जाऊंगा। अरे चिल कर यार, कम से कम घर में कोई वेट तो कर रहा है तेरे लिए, सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी। हमने तीनों पलट के देखा। एक लड़की थी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, वाइट साड़ी में। लेकिन मेरी नज़र वहाँ रुकी नहीं, वो सीधा उस इंसान पर जाके टिक गई जो उसके पीछे खड़ी थी। एक और औरत थी, लंबी, पतली, गोरी, काली आंखें, तीखे भौवे, और वो एक ऐसी अदा के साथ खड़ी थी जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उसे देख रही हो। वो भी वाइट साड़ी में थी, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो मैं बयान नहीं कर सकता, कुछ ऐसा जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। पहली लड़की दिलीप को फ़ोन करने के लिए मैनेजर के रूम में ले गई। दूसरी लड़की उनके पीछे गई, लेकिन कॉर्नर मुड़ने से बिल्कुल पहले उसने पलट के देखा, सीधा मेरी आंखों में। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई और फिर वो भीड़ में गायब हो गई। यार, क्या सुंदर लड़की थी, मैंने धीरे से कहा। चल अब वो वड़ा पाव खाने चलते हैं, सुरेश ने कहा। मैं नहीं आ रहा, बहुत थक गया हूँ। ठीक है, मैं अकेला जाता हूँ, सुरेश ने कहा और चला गया। बाहर हवा ठंड थी और उसमें रात की रानी की मीठी खुशबू घुली हुई थी। मैंने एक फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मत तोड़ो इन्हें। मैंने पलट के देखा, वही थी, वाइट साड़ी, वही हल्की मुस्कान। इनकी ज़िंदगी सिर्फ एक रात की होती है, उसने धीरे से कहा। रहने दो इन्हें। मैं वहाँ खड़ा रह गया, बिल्कुल कॉट ऑफ गार्ड। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे घर जाना है, उस रास्ते से। रात को अकेले जाना सेफ नहीं है। उसने थोड़ा सर झुकाया। मेरे साथ चलोगे? मुझे ना कहना चाहिए था। हाँ चलते हैं, मैंने कह दिया। हम साथ साथ उस घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर चलने लगे। काफ़ी कोहरा था और सर्दी भी काट रही थी। वो बिल्कुल चुपचाप चलती रही और उस खामोशी में कुछ ऐसा था जो किसी भी बात से ज़्यादा भारी लगता था। इस ठंड में हाफ स्लीव? उसने मेरी तरफ देख के पूछा। मुझे आज से पहले कभी ऐसी ठंड नहीं लगी, मैंने कहा। मेरे घर में एक लोकल ट्रेडिशनल ड्रिंक है, अंदर आओ, मैं बनाती हूँ। ठंड बिल्कुल निकल जाएगी। लेकिन इतनी रात हो गई है, घर पर लोग। फिक्र मत करो, उसने कहा, उसकी आंखें अंधेरों में चमकती हुई। यहाँ मर्द आते जाते रहते हैं, तुम पहले नहीं होगे। एक टी जंक्शन पर वो रुक गई और एक संकरी गली की तरफ इशारा किया। मेरा घर वहाँ है। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ गहरी गर्माहट से भरा हुआ था और उसके बाद मेरे जहन में सब कुछ धुंधला होने लगा। कोहरे के बीच से एक पुराना लकड़ी का मकान धीरे धीरे दिखा। उसने डोरमैट के नीचे से एक चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। अंदर सब कुछ लकड़ी का बना हुआ था। उसने एक लैंटर्न जलाया और रसोई की तरफ चली गई। मैं बैठ गया और कमरे में नज़र दौड़ाई। दीवार पर एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था, एक औरत की पेंटिंग। वो वही थी, लेकिन उस पेंटिंग में कुछ गलत था। कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा था। कुछ ऐसा जिसने मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े कर दिए। ये क्या है? बाहर बिजली चमकी और तूफान उठने लगा। मेरे पाँव के पास ज़मीन पर एक धोती पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और उसके अंदर में से कुछ ज़मीन पर गिर गया। एक कटा हुआ इंसानी उंगली, खून का एक काला निशान ज़मीन पर था, सीधा एक बंद दरवाजे की तरफ जाता हुआ। कांपते हाथों से मैंने वो दरवाज़ा ढकेला और अंदर घुस गया। पहले सिर्फ अंधेरा था, फिर बिजली का एक और झटका, और उस एक पल में मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। इंसानी जिस्म के टुकड़े बिखेरे हुए हर तरफ। मैंने पलट के देखा और वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन अब वो नहीं रही थी। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। उसके पूरे जिस्म पर बारीक पाले बाल थे। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं, सिर्फ गहरी खाली पुतलियों के सिवा, जो सीधा मुझे घूर रही थी, और उसके होंठों के बीच से नाभ निकले हुए थे। ये कोई मोहिनी नहीं थी, ये कुछ और ही था, कुछ बहुत बहुत बुरा। बिना सोचे समझे मेरे दादी के सिखाए एक मंत्र मेरे होठों पर आ गया।
महामृत्युंजय। मैं उसे बार बार दोहराता रहा जितनी तेज हो सके। अपनी पूरी ताकत बटोर के मैंने उस चीज को पीछे ढकेल और भाग खड़ा हुआ। बारिश, अंधेरा, पहाड़ी रास्ता। मैं फिसला, गिरा, नीचे गिरता ही चला गया। फिर एक पत्थर, मेरे सर पर एक भारी चोट। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली मैं हॉस्पिटल के एक कमरे की सफ़ेद छत घूर रहा था। मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा बेहोश रहा था। सुरेश और दिलीप मिलने आए। शो के बाद हिल रोड पर मिला था तुम्हें, सुरेश ने बताया। बेहोश थे, खून बह रहा था। वो लड़की दिलीप जो उस कमेटी वाली के साथ थी, वो लंबी गोरी। कौन सी लड़की? दिलीप ने माथा सिकोड़ा। कमेटी की लड़की मुझे अकेले ले गई थी, उसके साथ कोई नहीं था। नहीं, सुरेश ने धीरे से कहा, कोई और भी थी, मैंने भी देखा था उसे। दिलीप का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ओ माय गॉड, वो फुसफाया, तुम दोनों ने उसे देखा? हाँ, क्यों, क्या बात है? दिलीप एक पल के लिए चुप रहा। वो सिर्फ कुओं को दिखती है, उसने आखिरकार कहा। अपनी खूबसूरती से उन्हें लुभाती है और फिर वो आगे नहीं बोल पाया। तुम दोनों मोहिनी के पंजे से बहुत मुश्किल से बचे हो। आज भी रात को कोई अकेले उस रास्ते पर नहीं चलता बदलापुर में। वो पुराना लगरी का मकान जो उसे ढूंढने जाता है उसे कभी नहीं मिलता। वो कभी दोबारा नामुदार नहीं होता।